नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्क्वायर रूट एकेडमी में। जैसा कि हमें पता है कि हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा आज का लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 5.0। एंड जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है या प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक इक्विवेलेंट सिस्टम पढ़ा है और रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस पढ़ा है, और लास्ट में हमने ये देखा था कि अगर कोई दो मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम विल हैव सेम सोल्यूशन। तो हमने ये प्रूव भी करा था कि अगर कोई रो इक्विवेलेंट सिस्टम है, दो होमोजीनियस रो इक्विवेलेंट सिस्टम है, तो उसको हमने इक्विवेलेंट सिस्टम प्रूव करा था। ये हम अभी तक के प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो आज भी हम कुछ नई डेफिनेशन देखने वाले हैं, रो रिड्यूस्ड। तो उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि रो रिड्यूस्ड पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इस डेफिनेशन का पढ़ने का क्या रीज़न है, क्यों ये डेफिनेशन बनाई गई। तो ठीक है, उसको जानने के लिए हम ये दो एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया ये एग्जाम्पल नंबर 1, एंड फील्ड इज रेशनल नंबर्स। ओके, एंड आई कंसीडर अ मैट्रिक्स दिस विच इज़ नथिंग बट 3x4 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। अब ए कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x4। अब ए मैट्रिक्स को मैं लेके चला और उस पर E1 कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। ये E1 कैन बी एनीथिंग, इट मे बी फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, इट मे बी सेकेंड, और इट मे बी थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन हो सकता है। तो इसी तरीके से जब ए पर आपने E1 लगाया तो आपको कोई A1 मैट्रिक्स मिल गई। फिर A1 पर आपने कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन E2 लगाया तो A2 मैट्रिक्स मिल गई। इसी तरीके से आप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस जब आपने परफॉर्म किया ए मैट्रिक्स पर तो आपको यहाँ पर ए के मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, और ए के को सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने बी बोल दिया, और बी क्या थी, बी हमारी वो डिज़ायर्ड मैट्रिक्स थी जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स मिल गई। अच्छा, ये भाई बी मैट्रिक्स मिल गई तो हमने अपना एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना बंद कर दिया। आप ये देख सकते हो, E1 E2 लगा के देखना, और आप क्रॉस वेरीफाई करके देखना कि ए पर जब आप इस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी। यू कैन क्रॉस वेरीफाई। उसके बाद ये बी मैट्रिक्स मिल गई तो आप यहाँ से बोल सकते हो, हमें पता है कि बी को हमने ए से प्राप्त किया है, ए पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के। इसका मतलब बी जो है रो इक्विवेलेंट है ए के। अगर बी जो है रो इक्विवेलेंट है ए के तो फिर क्या होगा, Ax इज इक्वल टू 0 सिस्टम मीन्स ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम, और Bx इज इक्वल टू 0 जो ये रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिली ए के करस्पॉन्डिंग, बोथ सिस्टम्स विल हैव एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन। ये लास्ट क्लास में या प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें हमने फील्ड ले ली कॉम्प्लेक्स नंबर और कोई मैट्रिक्स ले ली विच इज़ नथिंग बट 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है, उस पर भी हमने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करे ए पर, सपोज E1 E2, और फाइनाइट नंबर मान लिया T था तो ET तक ऑपरेशंस लगाए तो आपको AT मैट्रिक्स मिल गई। और AT मैट्रिक्स जो थी, सपोज मान लिया थोड़ी देर के लिए कि वो डिजायर्ड मैट्रिक्स हमारी B मैट्रिक्स थी, तो फिर से हमने B को A से प्राप्त करा। इसका मतलब जो B है रो इक्विवेलेंट है ए के, या फिर वाइस वर्सा। आपने जैसा देखा भी था कि रो इक्विवेलेंट रिलेशन अगर डिफाइन कर रहे थे तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन था। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन था तो उसमें सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिविटी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी। तो आप ऐसे बोल सकते हो ए इज रो इक्विवेलेंट टू बी और बी इज रो इक्विवेलेंट टू ए। उसके बाद अब अगर ये दोनों सिस्टम, ये ए और बी मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस सिस्टम होगा, क्या, Ax इज इक्वल टू 0 एंड Bx इज इक्वल टू 0, बोथ सिस्टम विल हैव सेम सोल्यूशन। यहाँ तक भी बात समझ में आई कि यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख रखा था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब पहले वाले सिस्टम अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने पहले आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने यही बताया था कि ये जो हम ये मैट्रिक्स निकालते हैं, ये मैट्रिक्स किस लिए निकालते हैं, इसलिए निकाल रहे थे कि जो ओरिजिनल सिस्टम था वो हमारा इतना इजीली सॉल्व नहीं हो सकता था। तो हम एक ऐसा सिस्टम ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो जाए। तो आप इस सिस्टम को सॉल्व करो और जो इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, और इसका सोल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि जो इक्वेशंस यहाँ पर होंगी वो इक्वेशंस रिड्यूस होके यहाँ पर हो जाएंगी। और इसका जब सोल्यूशन आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पर x1 x2 x3 x4 4 वेरिएबल्स होंगे इस तरीके से, x1
x2 x3 x4। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 3 इक्वेशंस मिलेंगे आपको और अननोन कितने मिलेंगे, 4। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कोई एक वेरिएबल को, सपोज x4 वेरिएबल को कोई फील्ड से नंबर आप असाइन कर सकते हो, कोई भी नंबर c। तो फिर x4 को अगर आपने c मान लिया तो फिर x1 x2 x3 सभी की वैल्यू c के टर्म्स में निकाल सकते हो। जबकि इस वाले केस में आप देखोगे कि आपको कोई वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है। जब आप देखोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x1 x2 R2 से आएगा, या आप c से है तो c2 से आएगा, ठीक है, x1 x2। तो x1 x2 की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, क्या, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0। ये तो इनके सोल्यूशन की बात हो गई, आप करके देखना ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ए से बी को पाने के लिए जो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस E1 E2 EK लगाए, ये ऑपरेशंस हम रैंडम नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई भी ऑपरेशन उठाया और लगा दिया। ये ऑपरेशंस E1 लगाओगे, फिर E2 लगाओगे, फिर EK लगाओगे, तो ये एक डिज़ायर के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि हमें किस चीज़ की डिज़ायर है। डिज़ायर हमें इस मैट्रिक्स की थी, इस मैट्रिक्स की डिज़ायर थी, इसीलिए हम बोले तो क्रमागत तरीके से हम सारे के सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते चले गए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर सबसे पहला लेक्चर देखा होगा तो पहले लेक्चर में मैंने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा था कि जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसको मान लिया x1 x2 x3 x4 में ये 3 इक्वेशंस मिलेंगी। तो हमने क्या करा था कि x1 x2 x3 और x4 में से क्या करा था कि वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करी थी कि सपोज पहले x1 और x2 को एलिमिनेट कर दिया, फिर x3 को एलिमिनेट कर दिया, फिर लास्ट वाली इक्वेशन में x4 बचा, और जैसे आपको x4 की वैल्यू मिली फिर x1 x2 x3 की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, बैक सब्स्टिट्यूशन से। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल को ना एलिमिनेट करके वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काम तो वही कर रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो E1 E2 EK है ये ऑपरेशंस आप रैंडम लगा रहे हो ए पर, ये आप अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग लगा रहे हो कि क्या डिज़ायर है। क्या डिज़ायर है कि पहले नंबर में सपोज यहाँ पर हमारा x2 था, x1 आएगा यहाँ पर, तो x1 और ये यहाँ पर आपका x1 आएगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को अगर यहाँ पर आपने 0 और 0 बना दिया, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में आपने x1 वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पर जो भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा रहे हैं वो एक डिज़ायर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, और डिज़ायर क्या है कि उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमने कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर लिया तो इसका मतलब वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, और जब वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया तो फिर लास्ट में आके आपको कोई एक इक्वेशन मिलेगी, कोई एक वेरिएबल मिलेगा जिससे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से आपको प्रीवियस की भी बैक सब्स्टिट्यूशन से आपको जो बचे रह गए वेरिएबल्स उनकी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा मेन मोटो ये था बताने का कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप E1 E2 EK लगा रहे हो ये रैंडम ना लगा के हम एक डिज़ायर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। और डिज़ायर क्या है कि मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, और फिर ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि लास्ट में हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन मिले जो एक वेरिएबल में हो और एक ही इक्वेशन हो। तो एक वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कर सकते हो, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से आप अदर वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सेम चीज़ हमने इसमें भी करी कि ये जो E1 E2 ET एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा ये रैंडम ना लगा के एक डिज़ायर के अकॉर्डिंग लगाए, जिससे क्या हुआ देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन अगर यहाँ से क्या मिलेगा x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से सीधा x1 इज इक्वल टू 0। लेकिन इस मैट्रिक्स से वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो 3 इक्वेशंस आपको मिलेंगी, सॉरी जो 3 इक्वेशंस आपको जो मिलेंगी यहाँ से, उन सभी में x1 x2 इन्वॉल्व रहेगा। तो हमने करा क्या कि इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी उन कोफिशिएंट्स को क्या करा, एलिमिनेट करा, एक बार x1 के करस्पॉन्डिंग एक बार x2 के करस्पॉन्डिंग, और इस तरीके से बनाया कि एक इक्वेशन में एक वेरिएबल रह जाए, ठीक है, कोई एटलीस्ट एक इक्वेशन में, जिससे हम उसकी वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि आखिर में हमें कब पता चलेगा कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कब तक लगाते जाना है।
ये भी तो क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जा रहे हैं, कब रुकना है हमें? तो उस चीज़ के लिए ये डेफिनेशन आई कि रो रिड्यूस्ड। आपको तब तक एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते जाना है जब तक कि आपको एक रो रिड्यूस फॉर्म ना मिल जाए। एक फॉर्मल डेफिनेशन बनाई गई इसीलिए कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस तब तक ए मैट्रिक्स पर लगाना है जब तक कि आपको एक प्रॉपर मैट्रिक्स ना मिल जाए। तो वो प्रॉपर मैट्रिक्स को नाम दिया गया कि उस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड बोलेंगे हम। और जब आप रो रिड्यूस मैट्रिक्स पर पहुंच जाओगे तब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं लगाना है, आपको वहां पर रुक जाना है। इसका मतलब जो रो रिड्यूस्ड फाइनल मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो मैट्रिक्स से आप ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, जबकि प्रीवियसली आप इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो इस पर्पज से ये डेफिनेशन आई रो रिड्यूस्ड। अब रो रिड्यूस्ड डेफिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो रो रिड्यूस्ड डेफिनेशन क्या बोल रही है कि आपके पास कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसको नाम दे रहा है R। सपोज कोई भी मैट्रिक्स है R इज कॉल्ड रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स इफ फर्स्ट थिंग the first non-zero entry in each non-zero row of R is equal to 1। मतलब R के अंदर अगर कोई नॉन जीरो रो है, अगर सारी रो जीरो हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई नॉन जीरो रो है तो उसका जो फर्स्ट एंट्री होगी नॉन जीरो रो की जो फर्स्ट एंट्री होगी वो 1 होनी चाहिए। ये उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन जिसने बनाई उसने बोला कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, मतलब लीडिंग एंट्री किसी रो की वो 1 ही होनी चाहिए। पर कुछ बुक्स में ऐसा नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा है कि 1 ही होनी चाहिए, वो लीडिंग एंट्री को बस बोलते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो केवल नॉन जीरो होनी चाहिए, 1 हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। पर मैं यहाँ पर हॉफमैन कुंज को फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें उन्होंने बता रखा है ऐसे कि जो फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए हर रो में। फिर दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि ईच कॉलम ऑफ आर विच कंटेन्स द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ऑफ सम रो हैज़ ऑल इट्स अदर एंट्रीज 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रो में अगर जो नॉन जीरो एंट्री होगी तो वो नॉन जीरो एंट्री किसी रो में है तो वो किसी ना किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग भी आएगी। अगर वो किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग आएगी तो उस एंट्री को छोड़ के उसकी अदर एंट्रीज मतलब कॉलम में उससे ऊपर वाली और उससे नीचे वाली एंट्रीज सारी 0 होनी चाहिए। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा नहीं है, कुछ बुक्स में उन्होंने केवल और केवल इतना बताया कि जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री आपको मिल गई उस लीडिंग नॉन जीरो एंट्री जो मिली वो किसी न किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग होगी, तो उस कॉलम में उस लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट से सारी नीचे वाली 0 होनी चाहिए। तो वो मतलब एक तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हॉफमैन कुंज क्या बोलता है, हॉफमैन कुंज बुक क्या कहती है कि जो भी नॉन जीरो लीडिंग एंट्री मिल रही है आपको किसी रो में तो वो नॉन जीरो लीडिंग एंट्री किसी ना किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग भी होगी। तो उस कॉलम में फिर उस एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल मैं बताऊं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज़ नथिंग बट आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा आई जे 1 when I is equal to j and 0 when I is not equal to j। ठीक, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब देखो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है, तो सेटिस्फाई होना चाहिए क्या कि जो पहली रो में आप आओ और पहला जो नॉन जीरो एंट्री हो, इस रो में कहीं पर भी आपको जो नॉन जीरो एंट्री मिले तो पहले नंबर पे हमें नॉन जीरो एंट्री मिल गई तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। इसी तरीके से दूसरी रो के लिए, दूसरी रो में आए हमें जो नॉन जीरो एंट्री मिली वो दूसरे प्लेस पे मिल गई, उसकी भी वैल्यू 1 है। इसी तरीके से तीसरी रो में आप आए और वो तीसरे प्लेस पर आपको कोई नॉन जीरो एंट्री मिल गई और उसकी भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो इन एंट्रीज को, जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं, इनको पीवट भी बोलते हैं। इन्हीं नॉन जीरो एंट्रीज को हम पीवट भी बोलते हैं। तो इसमें अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन देखो कि जब कभी भी आपको नॉन जीरो एंट्री मिल जाए जिस रो में, तो वो नॉन जीरो एंट्री किस कॉलम में, पहले कॉलम में। अगर पहली रो की बात करें तो पहले कॉलम में, फिर इससे ऊपर की, तो ऊपर कोई एंट्री है नहीं, नीचे की सारी क्या होनी चाहिए, 0। तो नीचे की देख सकते हो आप सारी 0 बना रखी। फिर दूसरी रो में आपको लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ये मिली यहाँ पर, ठीक है। तो उससे ऊपर और उससे नीचे आप देख सकते हो सारी एंट्रीज क्या है, 0 है। तो तीसरी रो में भी आप देखो कि अब नीचे तो कोई है ही नहीं एंट्री तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे ऊपर अगर जो भी एंट्रीज हैं तो वो सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या हुआ, एक तरीके से रो रिड्यूस मैट्रिक्स है। अब बच्चा कंफ्यूज यहाँ पर हो जाता है कि
इसका मतलब तो रो रिड्यूस मैट्रिक्स केवल और केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। नहीं, जीरो मैट्रिक्स भी हमेशा ही रो रिड्यूस मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ने तब बात करी है जब कोई नॉन जीरो रो एग्जिस्ट कर रही है आर में जब कोई अगर नॉन जीरो रो एग्जिस्ट कर रही है तब आप बोल सकते हो कि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो। लेकिन जीरो मैट्रिक्स, इसमें तो कोई नॉन जीरो रो है ही नहीं, तो इसका मतलब इस डेफिनेशन को आप क्या बोल सकते हो कि ये डेफिनेशन तब लग रही थी जब नॉन जीरो एंट्रीज थी किसी रो में। अगर नहीं है तो हम बॉदर ही नहीं करेंगे, हमेशा ही रो रिड्यूस होगी, हमेशा। तो जीरो मैट्रिक्स क्या है? हमेशा ही रो रिड्यूस मैट्रिक्स है। अब कोई बोले कि सर आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स ही क्या रो रिड्यूस होगी? नहीं, ये तो ट्रिवियल एग्जांपल्स हो गए। नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं तो नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स में आप यहाँ पर देखो, ये भी आपकी रो रिड्यूस फॉर्म ही है। कैसे रो रिड्यूस फॉर्म है? आप देखो, पहली डेफिनेशन क्या सेटिस्फाई हो रही है कि हर रो में आप आओ, कोई भी रो में आओ, पहली जो नॉन जीरो लीडिंग टर्म है वो 1 मिलना चाहिए। तो पहली रो में आए नॉन जीरो लीडिंग टर्म क्या मिला? 1। दूसरी रो में आए जो पहला नॉन जीरो एंट्री आपको क्या मिला? लीडिंग टर्म 1। तीसरी रो में आए पहला नॉन जीरो एंट्री लीडिंग टर्म क्या मिला आपको? 1। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि जहाँ जहाँ पर आपको लीडिंग नॉन जीरो टर्म मिला है जिस रो के करस्पॉन्डिंग, तो वो लीडिंग नॉन जीरो टर्म किसी ना किसी कॉलम में भी होगा। तो पहला लीडिंग नॉन जीरो टर्म जो है आपका, देखो ये पहली रो में, तो ये किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है? तीसरे कॉलम के। तो तीसरे कॉलम में फिर इस एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0। तो बाकी सारी एंट्रीज क्या है? 0। इसलिए इसी तरीके से आप दूसरे में देखो, दूसरी रो में आए, आपको पहले ही कॉलम में नॉन जीरो एंट्री, लीडिंग नॉन जीरो एंट्री मिल गई, तो फिर बोल रहा है कि पहले कॉलम में जिसमें वो नॉन जीरो लीडिंग एंट्री मिली, उस कॉलम में उस एंट्री को छोड़कर उससे ऊपर और उससे नीचे सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, तीसरी रो में आए तो आपको तीसरी रो में आने पर यहाँ पर दूसरे कॉलम में आपको लीडिंग नॉन जीरो टर्म मिला, तो फिर दूसरे कॉलम में इस एंट्री को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0। तो बाकी सारी एंट्रीज क्या है? 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? हमारी रो रिड्यूस फॉर्म है। अब इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो आप इन एग्जांपल्स को बोलोगे नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स। ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चा डेफिनेशन पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो केवल आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स ही हमारी क्या होनी चाहिए? रो रिड्यूस। लेकिन नहीं, आप ये देखो ना, ये मैट्रिक्स भी तो रो रिड्यूस है। जो भी डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से इसका देखो, ये वाला भी रो रिड्यूस है कि अगर कोई रो जीरो रो है तब तो हमें कोई मतलब ही नहीं। अगर कोई रो नॉन जीरो रो है तो उसका पहली रो में जो भी नॉन जीरो रो है उसमें जो लीडिंग टर्म मिलेगा आपको, लीडिंग टर्म मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन दैट रो, तो उस रो जो लीडिंग टर्म आपको मिला, फिर वो लीडिंग टर्म जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है उस कॉलम में फिर सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0। उस एंट्री को छोड़ के ऊपर और नीचे सभी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0। यहाँ पर आप जैसे देखो, ये तो रो जीरो रो हो गई तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर आपको लीडिंग टर्म मिल गया नॉन जीरो टर्म जो कि 1 होना चाहिए, तो 1 भी है। और फिर बोल रहा है कि ये जिस कॉलम में है तो उस एंट्री को छोड़कर, इस कॉलम में है पहले कॉलम में, तो इसको छोड़ के बाकी सारे इस कॉलम में जो भी एंट्रीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए? 0। तो ये 0 है। तो इस तरीके से ये वाला भी मैट्रिक्स क्या हो गया? रो रिड्यूस हो गया। ठीक है, 1-2 एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको जो रो रिड्यूस नहीं है, जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। 1-2 एग्जांपल्स यहाँ पर जैसे देख सकते हैं। सपोज ये एक एग्जांपल है जो कि रो रिड्यूस नहीं होगा। 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 और यहाँ पर रख दिया 0। सपोज क्या ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस मैट्रिक्स है? क्या ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस मैट्रिक्स है? तो अगर आप देखो तो इस मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हर रो में आओ,
आप, और जो भी लीडिंग नॉन जीरो टर्म मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है 1 1 1। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, पर दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पे फेल हो जा रही है। ये क्या बोल रहा है कि ईच कॉलम ऑफ आर विच कंटेन्स द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री ऑफ सम रो हैज़ ऑल इट्स अदर एंट्रीज जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर सेकेंड रो में आ रहे हो यहाँ पर, तो जो लीडिंग नॉन जीरो टर्म आपको 1 मिला, वो 1 जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है, किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है, फोर्थ कॉलम, 1 2 3 फोर्थ कॉलम। तो फिर फोर्थ कॉलम में अदर एंट्रीज, मतलब इस एंट्री को छोड़कर अदर एंट्रीज सारी क्या होनी चाहिए, जीरो, जबकि यहाँ पर ये एंट्री जीरो नहीं है, इसलिए ये रो रिड्यूस नहीं होगी। इसी तरीके से सपोज ये वाला मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज 2 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस है? ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहली कंडीशन यहाँ पर फेल हो गया कि जो पहला नॉन जीरो एंट्री किसी भी रो में, पहला नॉन जीरो एंट्री जो आपको मिलेगा किसी भी रो में वो 1 होना चाहिए, जबकि ये क्या है 2, इसलिए ये रो रिड्यूस नहीं हुई। ठीक है, आई होप आपको रो रिड्यूस समझ में आया होगा कि रो रिड्यूस डेफिनेशन क्या है। ठीक है, रो रिड्यूस डेफिनेशन ये स्ट्रिक्टली नहीं बोल रही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही केवल रो रिड्यूस होगी। ठीक है, नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेस हैं जो रो रिड्यूस हो सकते हैं, जो कि आइडेंटिटी ना ही है और ना ही जीरो मैट्रिक्स है। पर बच्चा हमेशा यही समझ लेता है कि केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स ही रो रिड्यूस होगी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस डेफिनेशन ने ये कहीं पर बोला ही नहीं कि जीरो मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, या फिर जब कोई रो जीरो है तो इसमें जब इन्होंने बोला ही नहीं कि जीरो रो के लिए आपको कुछ करना है या नहीं करना है, तो जीरो रो आपकी क्या हो जाएगी, रो रिड्यूस मैट्रिक्स ही हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके अलावा एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो मैं बताता हूँ, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना और उसके बाद सोचना, फिर आंसर पर आना। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देख के बताना आप। क्वेश्चन क्या है कि एक आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ए कॉम्प्लेक्स फील्ड पर ABCD 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, ओवर C, ठीक है, सच दैट A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 0, ओके, इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। देन माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल, और साथ में ये भी दे रखा है कि इफ A इज रो रेड्यूस, A इज रो रेड्यूस, if A is row reduced matrix then how many such matrices। तो यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा पॉज करें और इस क्वेश्चन के बारे में सोचें, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन पर आएँ। ठीक है, आप अपनी तरफ से सोचो कि क्या हो सकता है, कि कुछ क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक 2 क्रॉस 2 आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, जिसकी ABCD एंट्रीज ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड है, सच दैट A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 0, और A कैसी है, A रो रिड्यूस मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है कि फिर A कितनी ऐसी मैट्रिसेस बन सकती हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट, कितनी ऐसी मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोचें, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन पर आए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, तो अगर आप देखो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले नंबर में क्या दे रखा है कि A जो है रो रिड्यूस मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब A तो सबसे पहले नंबर में जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि हमें पता है जीरो मैट्रिक्स रो रिड्यूस मैट्रिक्स भी होती है। और ABCD A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू B क्या हो रहा है, जीरो। तो पहला केस तो ये हो गया कि एक तो जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। दूसरा केस क्या हो सकता है ऐसा कि A मैट्रिक्स में, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो सकता है, आप देखो कि इसमें एक 1 रो इज नॉन जीरो, 1 रो इज नॉन जीरो, कोई एक रो जो है नॉन जीरो रो है। ठीक है, कोई एक रो जो है नॉन जीरो रो है। तो इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं, सपोज फर्स्ट 1 जो है वो कैसी रो है, नॉन जीरो रो है। तो अगर फर्स्ट रो नॉन जीरो रो है तो इसका मतलब C और D की वैल्यू क्या हो गई,
सी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और सी और डी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ए इक्वल टू माइनस बी। अब ये बोल रहा है कि ए जो है रो रिड्यूस है, तो इसका मतलब ए आप कैसे बनाओगे, ए आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पर तो जीरो जीरो रखोगे। आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपने लीडिंग एंट्री यहाँ पर रखी 1, लीडिंग एंट्री अगर आपने यहाँ पर 1 रखी तो बी की वैल्यू अपने आप -1 हो जाएगी और ये रो रिड्यूस मैट्रिक्स बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप किसी भी रो में, कोई नॉन जीरो रो में आओ तो पहला लीडिंग टर्म क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, और फिर उस कॉलम में जो भी एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हैं, तो यहाँ पर एंट्री जीरो है, और दूसरी रो तो जीरो रो है, तो इसकी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से करने जाओगे, ये वाला केस कि सपोज ये रो तो जीरो जीरो है, अगर आपने यहाँ पर भी जीरो रखा और सोच रहे हो कि यहाँ पर 1 रख देते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि यहाँ पर आप 1 रख दो, यहाँ पर आप 1 रख दो, तो अगर आप यहाँ पर 1 रख देते हो तो ठीक है, ये रो रिड्यूस तो है, कोई दिक्कत नहीं है, रो रिड्यूस मैट्रिक्स है, लेकिन फिर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर ये वाला केस नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो आप देखोगे कि एक तो मैट्रिक्स ये बन सकती है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ये बन सकती है। थर्ड केस क्या बन सकता है इसमें, थर्ड केस क्या बन सकता है कि जो सेकेंड रो है आपकी, जो सेकेंड रो है वो रो क्या है, नॉन जीरो है, जो सेकेंड रो है आपकी वो नॉन जीरो है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सी इज इक्वल टू माइनस डी। तो यहाँ पर क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, ये तो जीरो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आपने सपोज 1 रखा, यहाँ पर आपने 1 रखा तो यहाँ पर आपको -1 रखना पड़ेगा। अब ये देखो कि पहली रो तो जीरो रो है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी रो में आए पहला नॉन जीरो टर्म क्या मिला आपको 1, तो फिर उस वाले कॉलम में सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो, तो सारी एंट्रीज जीरो है, तो ये रो रिड्यूस भी है और साथ में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरी मैट्रिक्स ये हो नहीं, ये थर्ड वन हो गई, ठीक है। दूसरी कौन सी में मिली थी, 1 -1 0 0, ये दूसरी, और तीसरी हमें कौन सी मिल गई, 0 0 1 -1, ये तीसरी हमें मिल गई, ठीक है। तो ये 3 मैट्रिक्स हो गई। अब कोई बोले, ऐसे बोल सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही रो नॉन जीरो रो हो, तो वो केस भी लेके देखते हैं, बट वो दिस केस विल नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो वाला केस भी लेके चलते हैं कि दोनों रो नॉन जीरो रो है। तो आप ऐसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करोगे, सपोज दोनों रो अगर नॉन जीरो रो हैं तो यहाँ पर सपोज आपने क्या रखा, थोड़ी देर के लिए 1 डाल दिया, ठीक है। तो अगर लीडिंग टर्म यहाँ पर 1 हो गया, लीडिंग टर्म 1 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये रो नॉन जीरो रो है तो यहाँ पर डाल सकते हो या फिर यहाँ पर डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पर डाला, तो फिर ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी जीरो, रो रिड्यूस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाली एंट्री जीरो हो जाएगी। अब देखो क्या बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो यानी कि कहीं ना कहीं पर आपको जीरो रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पर -1, या फिर आपको कहीं ना कहीं पर यहाँ पर -1 यहाँ पर जीरो, इस तरीके से आप बोल सकते हो, जो कि वही मैट्रिक्स हो जा रही है। तो अगर आप ये करते हो, सपोज थोड़ी देर के लिए ये कर दो, 0 यहाँ पर -1 कर दो। अब देखो अगर ये वाला -1 कर दिया तो क्या ये फिर रो रिड्यूस बनेगी, रो रिड्यूस नहीं बनेगी, क्योंकि दूसरी रो अगर नॉन जीरो रो है तो यहाँ पर आप आओगे तो दूसरी रो का नॉन जीरो रो है और इसका लीडिंग टर्म क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि लीडिंग टर्म आपको क्या मिल रहा है, -1। तो आप बोलो सर 1 कर देते हैं, तो अगर आपने 1 करा तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से आप ये वाला भी केस ले सकते हो कि आप ऐसे बोलो कि सपोज यहाँ पर आपने 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा और यहाँ पर 1 डाल दिया, तो आप पहली रो में आए, लीडिंग टर्म आपको ये मिला, तो फिर इस वाले कॉलम में सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0, ये सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0। तो फिर अगर यहाँ पर 1 है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपको -1 रखना ही पड़ेगा। तो फिर से आप देखो कि ये जब दूसरी रो में आओगे तो लीडिंग टर्म आपको क्या मिल रहा है, नॉन जीरो टर्म -1, लेकिन क्या ये 1 है, क्योंकि लीडिंग टर्म होना क्या चाहिए, इक्वल टू 1, जबकि यहाँ पर आपको लीडिंग टर्म मिल क्या रहा है, -1, तो फिर से ये रो रिड्यूस नहीं बन पाएगी। तो आप देखोगे कि जब दोनों रो
नॉन जीरो है तो उस समय पर फिर या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो या तो रो रिड्यूस बनेगी तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो फिर इनमें से कोई एक ही पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मतलब दोनों रो नॉन जीरो रो है तो वो केस पॉसिबल ही नहीं होगा। तो फिर नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस विल बी 3। ओके, number of such type of matrices will be 3. So I think I'm going to wind up this class here only. If you like this video, then please like it and subscribe my channel and share to your all friends. So thank you so much. In the next video, I think I'm going to explain row reduced echelon matrix. There will be some additional term, row reduced echelon matrix. So we will see in the next class. So thank you so much.